अब महाविकास आघाड़ी को इसकी वजह से वो संभावित नुकसान नहीं होगा, फायदा होगा नहीं होगा, ये आने वाला समय बताएगा, ये कहा गया। सहमत हैं आप इससे? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर मनोज जरांगे पाटिल उम्मीदवार उतारते हैं तो निश्चित रूप से बड़ा वोट जो वो महाविकास आघाड़ी का ही करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मनोज जरांगे पाटिल ये भी जानते थे कि सिर्फ मराठा के नाम पर वो चुनाव नहीं जीत सकते। उन्होंने कोशिश की थी कि वो दलित वोटर्स को जोड़े, कुछ मुसलमानों को जोड़े। उन्हें लगा कि इसका नुकसान महाविकास आघाड़ी को होगा, तो शायद उनको महाविकास आघाड़ी को खुलकर समर्थन करना था, इसलिए उन्होंने अपने कैंडिडेट विड्रॉ कर लिए। अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं इसमें कई सारे फैक्टर्स हैं। वेस्टर्न महाराष्ट्र और मराठवाड़ा करीब करीब 104 सीटें, 12 से 16% मराठा वोट बैंक। बीजेपी को फायदा होगा, नुकसान होगा, ये सारी चीजें बहुत समझने वाली हैं। और फिर एक बहुत बड़ा सवाल जो इस ग्राफिक्स के बाद हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, महाराष्ट्र में मुस्लिम वोटर किसके साथ है? बड़ा इंटरेस्टिंग, आइए देखते हैं। मुस्लिम आबादी करीब 12% है, विधानसभा सीट पर असर 38। अब ये फैक्टर्स क्यों हैं? क्योंकि आपको याद होगा मुझसे बातचीत में खास तौर पर देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा कि वोट जिहाद होता है। यहां पर बड़ी बात क्या है, एमवीए की तरफ मुस्लिम वोटर्स का झुकाव संभव है। अजीत पवार गुट ने भी 5 मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं। कांग्रेस ने 9 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं। मुस्लिम संगठनों की एक मुश्त वोट एमवीए को देने की अपील है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, अगर मुस्लिम फैक्टर की बात की जाए तो 10% जो है करीब करीब मुस्लिम्स को वहां पर टिकट मिला है, करीब 420 मुस्लिम्स को वहां पर टिकट मिला है। इसमें भी इंटरेस्टिंग बात क्या है, इसमें भी आधे से ज्यादा इंडिपेंडेंट खड़े हो रहे हैं। अजीत पवार ने 5, बीजेपी ने 0 और कांग्रेस ने 9। इनसे ज्यादा तो आप अगर बात की जाए तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 16 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे। मैं सीधे चलूंगा, हमारे साथ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे मैं रिएक्शन लूंगा। आलोक जी, आपके पास मैं आ रहा हूं, काउंटर आप ही से लूंगा, लेकिन मेरे साथ कांग्रेस से नेता हैं अजय वर्मा जी। अजय जी, एक बात बताइए, जब मुस्लिम फैक्टर एक बड़ा फैक्टर है, आपका एक वोट बैंक भी है, तो क्या ये एक लाजमी सा सवाल नहीं है सिर्फ 9 टिकट दिए आप लोगों ने? उनका रिप्रेजेंटेशन जो है आपका टोटल डिस्ट्रीब्यूशन में से कितना % निकला? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको दूं जानकारी कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी हिंदुस्तान में सबकी राजनीति करते हैं। कोई नैरेटिव दूसरी पार्टी सेट कर दिया, जब वो लोग जो हमारे अपोजिशन के लोगों ने नैरेटिव सेट कर दें तो वो सेट करने से परिवर्तन नहीं हुआ करता। हम लोगों ने वहाँ की भौगोलिक स्थिति के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार और वहाँ का क्या कैलकुलेशन था पिछले चुनाव का, आने वाले कल में क्या होगा, और महाविकास आघाड़ी में हमारे शरद पवार जी का गुट, चूँकि महाविकास आघाड़ी में दोनों गुट, चाहे शरद पवार वाले हों, शिवसेना वाले हों, माँ मराठी मानुस के लोग इसलिए आए थे कि देश की सरकार ने उसको पहले काटा और फिर बांट दिया। मैं अपना सवाल थोड़ा फाइन ट्यून करता हूं। मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि अगर एक मुश्त वोट दिया जाता है, अगर, तो वो आपके अलायंस की तरफ देखते हैं, ठीक है, ये तो फैक्टर है, कोई डिनाई नहीं कर सकता है। तो जो इस देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है, उसको पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ 9 मुस्लिम्स दिखे जिनको वो टिकट दे सकती है, कोई भी ऐसा काबिल नहीं दिखाई दिया जिसको टिकट दिया जा सकता है। नहीं, अब देखिए, ये तो हमारे जो वहाँ प्रभारी हैं और हाईकमान है और जो नेता है उनका निर्णय है। वहाँ की जनता से पूछने के बाद ये निर्णय लिया है कि 9 उतारें, 15 उतारें, 16 उतारें या 5 उतारें, ठीक है। ये निर्णय तो वहाँ के क्षेत्र के हिसाब से, मेरा आपसे सवाल, लोगों की राय के हिसाब से लिया गया था। मैंने आपसे सवाल इसलिए पूछा कि अगर ओवैसी साहब को 16 दिख जाते हैं तो आपको 9 क्यों दिखाई देते हैं, ये मेरा सवाल था। लेकिन एक क्विक रिएक्शन गौरव, अगर आपकी अनुमति हो, अजय जी से लूंगा। अजय जी, ओवैसी वाले बात पर एक और 2 शब्द बोल। प्लीज। देखिए, पूरे देश को पता है कि भारतीय जनता पार्टी केवल एक पिच पर चुनाव करती है, हिंदू मुस्लिम। ओवैसी साहब जो है मुस्लिम और ये हिंदू। हालांकि इसका बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता, अब लोग समझ गए हैं, 2014 से 24 आ गया है, लेकिन एजेंडा तो आदमी अपना रखता ही रखता है, तो इसलिए इसका कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है। अब अजय, आलोक जी, आपकी कैंपेनिंग की शुरुआत बड़ी प्रोग्रेसिव थी। आपने सबसे पहले कहा कि हम लोग महिलाओं की मदद कर रहे हैं। आप लोगों ने लाडकी बहन योजना और बहुत सारी योजनाएं ऐसी निकाली, बड़ी प्रोग्रेसिव शुरुआत हुई। उसके बाद बीच में जब चुनाव पीक करता है, तब आपका आता है कटेंगे तो बटेंगे, वहां पर भी सुनाई देता है, जिसके विरोध में आप ही की पार्टी की पंकजा मुंडे आती हैं, अशोक चौहान जिनकी बेटी को टिकट दिया है वो खुलकर आ जाते हैं, और फिर धीरे धीरे आप लोग सरक कर आ जाते हैं बिटकॉइन पर, जब विनोद तावड़े जी वाला कैश कांड वाली तस्वीरें सामने आती हैं।
मुझे आपसे सवाल यह पूछना है कि महाराष्ट्र की जनता जब बीजेपी को देखती है तो वो प्रोग्रेसिव देखे, खौफ देखे या करप्शन के मामले को देखे, किसको देखे? देखिए, सबसे पहली बात है कि मेरे बोलने से तो जनता मानेगी नहीं। जनता बीजेपी को कैसे देखते आई है पिछले 10 वर्षों में। सर, आपके बोलने पर ही तो जनता बोलने, आप लोगों के बोलने पर ही तो जनता में इंपैक्ट होता है, तो आपका एनालिसिस तो जरूरी है सर। मैं अब आपको टोकूंगा नहीं, प्लीज गो हेड। नहीं, वही मैं एनालिसिस वही दे रहा हूँ कि पिछले 10 वर्षों में चाहे प्रदेशों के चुनाव के परिणाम हो, चाहे लोकसभा के चुनाव के परिणाम हो, जनता हमें कैसे देख रही है वो सबके सामने। देखिए, जब खुलेआम कॉल दिया जाता है ऑल इंडिया मोलेमा पर्सनल लॉ बोर्ड से कि सारे वोट महाविकास अघाड़ी को दो, उसके बदले में 17 डिमांड हम दे रहे हैं, हमें 10% मुस्लिम का आरक्षण चाहिए, आरएसएस को बैन कर देना चाहिए, बड़ा सेकुलर होता है भाई साहब, बहुत सेकुलर है ये, देश की सेकुलर नींव है ये। जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहती है कि सारे वोट महाविकास अघाड़ी को दो, तो सुपर सेकुलर है ये, हिंदुस्तान की शान है ये, ऐसी हिंदुस्तान को चलना चाहिए। लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हम बटेंगे तो कटेंगे, तो बड़ा कम्युनल हो गया। जब प्रधानमंत्री कहते हैं एक है तो सेफ है, तो बड़ा कम्युनल हो गया। सेकुलरिज्म की डेफिनेशन क्या है इन लोगों के हिसाब से? जहां मुसलमान शब्द लग गया वहां सेकुलरिज्म हो गया, और जहां मुसलमान नहीं लगा वो कम्युनलिज्म हो गया। नहीं तो बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा सेकुलर। लेकिन मेरी भाषा में बिल्कुल ये नारा हिंदुस्तान के लिए था। इसको सेकुलर और कम्युनल के चश्मे से जो देखते हैं सर, तो उनके फिर आप, नजरिए का फर्क है। आलोक जी, सॉरी, आपने एक पॉइंट रखा है, इसलिए पूछना जरूरी है। अगर ये नारा हिंदुस्तान के लिए था तो हिंदुस्तान की अभी शायद सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो उसी के पंकजा मुंडे ने इस नारे का विरोध क्यों किया? आपकी पार्टी में अशोक चौहान साहब इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? आपके अलायंस पार्टनर अजीत पवार इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? प्रफुल्ल पटेल, देखिए, बता रहा हूँ मैं, एक एक करके बता रहा हूँ। देवेंद्र फडणवीस जी ने अपने इंटरव्यू में बहुत साफ साफ कहा कि अशोक चौहान और अजीत पवार जिस आइडियोलॉजी से उतर के आए हैं उसमें सूडो सेकुलरिज्म का चश्मा भी पूरी तरह से उतरा नहीं, उनको समझा लेंगे हम। और पंकजा मुंडे ने तो उसी वक्त क्लैरिफिकेशन दे दी थी कि हम तो विकास के साथ चल रहे हैं। पंकजा मुंडे ने उसी वक्त कह लिया था, उसी वक्त कह दिया था। तो ये कोई बात ही नहीं है। ये जब प्रधानमंत्री के यहाँ से आ गया एक है तो सेफ हैं, योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं उनसे आ गया बटेंगे तो कटेंगे, तो ये तुम्हारी पार्टी की लाइन, इसमें दिक्कत कहाँ है?